कर लिया था। इस तरह से आप देखिएगा निरंतर महमूद गजनवी जो है वो अपनी विजय दर्ज करता जा रहा था और भारतीय शासक उसका विरोध नहीं कर रहे थे। यदि हम राजस्थान में देखें, राजस्थान में उसका पहला आक्रमण जो हुआ राजस्थान में वो है नारायणपुर में। नारायणपुर में उसने अपना पहला आक्रमण किया था नारायणपुर पर, और यहाँ पर राजपूत शासकों के द्वारा, राजपूत सामंतों के द्वारा संगठित होकर के महमूद गजनवी का प्रतिरोध किया। लेकिन शायद भाग्य जो है वो महमूद गजनवी के साथ था और उसको एक के बाद एक विजयश्री हासिल होती जा रही थी। फिर इसके बाद आप देखिएगा राजस्थान में नारायणपुर परास्त हो चुका था, मुल्तान का मुस्लिम राज्य पराजित हो चुका था, पंजाब में जयपाल और आनंदपाल परास्त हो चुके थे। इन निरंतर सफलताओं के बाद फिर उसने मथुरा और कन्नौज, और जिस समय उसने आनंदपाल के समय जब उसने आक्रमण किया तो देखिए हमारे प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है आपका नगरकोट, जहाँ पर उसने आक्रमण करके हमारी जो धार्मिक हमारे मंदिर थे, हमारी जो मूर्तियाँ थी उनको ध्वस्त किया था। और सेम इसी तरह से उसने मथुरा और कन्नौज पर भी आक्रमण करके यहाँ की मूर्ति और मंदिरों को तोड़ा था और लोगों पर तरह तरह के अत्याचार किए थे। इतना ही नहीं, उसने खुले रूप से लूटपाट यहाँ पर की थी। मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ने के बाद उसने खुले रूप से यहाँ पर अपने लूटपाट भी की थी। इसके बाद उसने चंदेलों पर आक्रमण किया और चंदेल भी उससे पराजित हुए। गुर्जर प्रतिहारों पर उसने आक्रमण किया, गुर्जर प्रतिहार परास्त हुए। तो इसके बाद एक के बाद एक करके उसने भारत के जो प्रसिद्ध वंश थे उनको पराजित करते आगे बढ़ा। अब देखिए आप सबसे जो महत्वपूर्ण आक्रमण माना जाता है, आप लोगों ने कई बार पढ़ा भी होगा छोटी क्लासेस में भी और हमारे वर्तमान राजनीति में जो विभिन्न टीवी चैनल्स पर बहस आती उसमें भी एक बहुत महत्वपूर्ण नाम आता है बार बार, सोमनाथ। सोमनाथ पर आक्रमण, और ये उसका 16वां आक्रमण भारत पर माना जाता है, जो सबसे प्रमुख और सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था जो उसने भारत पर किया था। ऐसा माना जाता है, कुछ इस तरह की कहानियां बताई जाती हैं कि जब उसने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया, हम सभी जानते हैं हमारे जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें सोमनाथ मंदिर भी शुमार है और एक प्रसिद्ध मंदिर है। तो जब उसने सोमनाथ पर आक्रमण किया तो वहाँ के जो पुजारी थे उन्होंने उससे काफ़ी रिक्वेस्ट की थी कि वो शिवलिंग को हाथ नहीं लगाए, लेकिन और बदले में उस पुरोहित ने ये भी कहा था कि जितना धन उसने यहाँ से लूटा है इतना ही और धन उसको दे दिया जाएगा, लेकिन वो शिवलिंग को हाथ नहीं लगाए। लेकिन महमूद गजनवी ने उसकी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करा, वरन उसने मंदिर में तोड़फोड़ मचा दी और जितने मंदिरों की दीवारों पर, वहाँ के पिलर्स पर जो हीरे रत्न जवाहरात जड़े हुए थे उन सभी को खरोच खरोच करके निकाला गया, ऐसा माना जाता है। जब उसने पुरोहित की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करा, उसने ये कहा कि मैं एक मूर्ति विक्रेता के स्थान पर अपने आप को बुद्ध शिकन कहलाना अधिक पसंद करूंगा। बुद्ध शिकन, बुद्ध शिकन का मतलब होता है मूर्ति भंजक। मूर्ति भंजक यानी जो मूर्ति को तोड़े। तो वो इस्लामी जगत में अपने आप को बुद्ध शिकन कहलाना पसंद करता था और इसलिए उसने यहाँ पर जो पुरोहित की रिक्वेस्ट थी उसको स्वीकार नहीं किया था। तो ये 16वां आक्रमण जो है वो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। फिर इसके बाद आप देखिएगा उसका जो 17वां आक्रमण हुआ वो था यहाँ के जाटों और खोखरों के विरुद्ध। जाट है, ये खोकर ये जाति थी और ऐसा माना जाता है कि ये भी लूटमार करने वाली एक जाति थी, जो स्पेशली जो राहगीर होते थे उन राहगीरों को ये लोग लूट लिया करते थे। तो संभव है कि जिस समय महमूद गजनवी ने यहाँ आक्रमण करे तो उन आक्रमणों के दौरान उसकी सेना का जो रसद सामग्री वगैरह है
वो शायद खोखरों के द्वारा लूट ली जाती होगी, और इसी बात का दंड देने के उद्देश्य से उसने जाटों और खोखरों पर अपना 17वां आक्रमण किया था। इस प्रकार ये 17 आक्रमण जो थे वो महमूद गजनवी के द्वारा भारत पर किए गए थे, और इन आक्रमणों के बाद भारत में कई प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। निश्चित रूप से जब कोई भारी आक्रांता आता है तो अपनी कोई ना कोई छाप वो छोड़ करके जाता है, तो ये तो संभव ही नहीं है कि आक्रमण हुए और उनका कोई प्रभाव ना पड़ा हो। तो आप देखिएगा कुछ प्रभाव भी इनके पड़े थे जो आक्रमण महमूद गजनवी के द्वारा किए गए थे, उन आक्रमणों का प्रभाव। इन आक्रमणों के प्रभाव में आप लिखिएगा महमूद गजनवी के आक्रमणों का प्रभाव। अब इसमें सबसे पहला प्रभाव देखेंगे, हमने जो उसका पहला उद्देश्य लिखा था भारत पर आक्रमण का, महमूद गजनवी का पहला उद्देश्य वो था धन संपदा की प्राप्ति, और निश्चित रूप से उसने जो 17 आक्रमण किए उन 17 आक्रमणों में भारत की अथाह धन संपत्ति को उसने लूटा। तो स्वाभाविक है जो चीज यहाँ की यहाँ पर आपके वो नेगेटिव चली जाएगी, यानी धन संपदा की क्षति, धन संपदा की क्षति। जो हमारे लिए सोने की चिड़िया कहलाता है, कहीं ना कहीं एक तो इनकी आक्रांताओं, मुस्लिम आक्रांताओं और बाद में अंग्रेजों के द्वारा हमारे देश के धन को इस तरह से लूटा गया कि आज हमारा देश जो है वो विकसित देशों की श्रेणी में नहीं आ पाता। हमारे उद्योग धंधे, हमारी कृषि, सबको इन्होंने बुरी तरह से चौपट कर डाला था। फिर आप देखिएगा दूसरा महत्वपूर्ण इसका जो प्रभाव पड़ा धन संपदा की क्षति के बाद, दूसरा महत्वपूर्ण प्रभाव जो था वो था आपके अन्य आक्रांताओं के लिए, अन्य आक्रमणों के लिए, ये भी आप देख सकते हैं, अन्य आक्रमणों के लिए मार्ग प्रशस्त करना, मार्ग प्रशस्त करना। ठीक है, अब देखिए हम सभी जानते हैं कि महमूद गजनवी के बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट आक्रमण हुआ था वो मोहम्मद गौरी का हुआ था। अब भारत पर आक्रमण की राह यदि किसी ने दिखाई मोहम्मद गौरी को, तो उसमें कहीं ना कहीं महमूद गजनवी का रोल काफी इंपॉर्टेंट था। फिर आप इसका तीसरा प्रभाव भी देख सकते हैं, भारत में तुर्क शासन की आधारशिला रखना, आधारशिला रखना। ठीक है, आप देखिएगा भारत में काफी लंबे समय से मुस्लिम शासन रहा है। 1206 में हमारे गुलाम वंश की स्थापना हुई थी। उसके बाद यदि हम देखें तो एक लंबी ड्यूरेशन 1857 तक जो हमारा शासन था वो मुस्लिम शासन ही रहा था। बेशक अंग्रेजों ने 1757 में प्लासी के युद्ध में मुस्लिम शासकों को परास्त, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को परास्त करके बंगाल के अंदर अपनी शासन व्यवस्था को स्थापित किया था, लेकिन 1857 की क्रांति तक भारत का जो वैध शासक था वो बहादुर शाह जफर था। तो 1206 से लेकर के 1857 की अवधि जो है लगभग 650 साल भारत में इन मुसलमानों का राज्य है। और ये सारे हम फैक्टर्स जो देख रहे हैं, उनके जो फैक्ट्स हम देख रहे हैं, किस तरह से मुस्लिम शासकों ने यहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित की, वो प्रभाव हमें महमूद गजनवी के आक्रमणों में स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। देखिए, धन संपदा जहाँ लूट मार करके लेकर के गए। दूसरी बात, संपत्ति जो हमारे यहाँ नष्ट कर दी गई, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर मानी जाती थी उन मंदिरों को नष्ट कर दिया गया, जो हमारे धार्मिक स्थल थे उन्हें नष्ट कर दिया गया, हमारी मूर्तियों को तोड़ा गया। कहीं ना कहीं धन संपदा जो थी हमारे वो विभिन्न रूपों में वो उनकी क्षति हमें हो रही थी। फिर अन्य आक्रमण
स्पेशली मोहम्मद गौरी का जो आक्रमण हुआ उसका मार्ग प्रशस्त किया गया था महमूद गजनवी के द्वारा, और भारत में मुस्लिम या तुर्क राज्य की जो स्थापना की गई उसकी आधारशिला भी महमूद गजनवी के द्वारा रखी गई थी, क्योंकि हमारे जो उत्तर पश्चिमी सीमांत राज्यों पर जहाँ जहाँ उसने अपना अधिकार स्थापित किया था उन सभी स्थानों पर उसने अपने प्रतिनिधि नियुक्त कर दिए थे, और वही प्रतिनिधि जो है वो वहाँ की शासन व्यवस्था को देखते थे, और बाद में उनमें भी महत्वाकांक्षाएं जागृत हुई और उन्होंने भी अपने क्षेत्र को विस्तारित करना प्रारंभ कर दिया था। तो इस तरह से एक लंबे समय तक, मतलब आगे 650 वर्षों तक ये सिलसिला जो है भारत में मुस्लिम शासन की आधारशिला का वो एक मजबूती प्रदान करता गया, और भारत में काफ़ी लंबे समय तक ये मुस्लिम शासन कायम रहा। तो आज की इस क्लास में ये महमूद गजनवी का जो टॉपिक था वो आपको कराया गया है। अब इसमें कुछ आप चाहें तो सीरियल से इसके संपूर्ण आक्रमण जो है वो आप लिख सकते हैं। एक बार पुनः मैं आपको नोट करा देती हूँ, आप बोल भी देती हूँ, आपको ब्लैक बोर्ड पर भी लिख दिया जाता है, आप उनको सीरियल से आप उन आक्रमणों को लिख सकते हैं। सर्वप्रथम आप देखिएगा, पहला आक्रमण जयपाल सिंह, पहला या प्रथम आक्रमण जयपाल, इसके बाद प्रथम और द्वितीय, ये दोनों आक्रमण जो है वो जयपाल पे किए गए थे। थर्ड आपका या तीसरा आक्रमण जो है वो आनंदपाल पर, चौथा और पांचवा आक्रमण ये किया गया था मुल्तान के मुस्लिम राज्य पर। इसके बाद छठा आक्रमण, छठवां आक्रमण किया गया था हिंदू शाही राज्यों, जिसमें भी मैंने आपको बताया था नगरकोट और कांगड़ा, इसको भारी कीमत चुकानी पड़ी थी इस आक्रमण की, नगरकोट और कांगड़ा को। सातवां आक्रमण आपके हुआ था, सातवां आक्रमण राजस्थान के नारायणपुर पर, राजस्थान के नारायणपुर पर, नारायणपुर। आठवां आपका आक्रमण हुआ था इसमें मुल्तान पर पुनः आक्रमण, मुल्तान पर पुनः आक्रमण। फिर इसके बाद आपका